वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि एटम ही क्या होता है। तो देखो जो हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं उनको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, जितनी भी चीज़ें जैसे आपका सेल फोन हो गया वो एक मैटर है। ठीक है, तो हर चीज़ एक मैटर है और हर एक मटेरियल मतलब हर एक मैटर जो होता है वो स्मॉल 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 पार्टिकल से मिलके बना होता है। सबको पता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला दो तो कोई भी एक मैटर बन जाए। कुछ भी हो सकता है, वो आपकी नोटबुक भी हो सकती है, वो आपका फ़ोन भी हो सकता है, वो लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना उनको हम बोलते हैं एटम्स। तो हम बोल सकते हैं कि एटम्स से मिलके कौन बना होता है। एटम्स को मिला दिया जाए, बहुत सारे एटम्स को एक जगह रख दिया जाए तो एक आपका मैटर निकल के आता है, एक मैटर बनता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी हम मॉलिक्यूल्स को भी देखेंगे, पहले एटम को देखो। तो बोल सकते हो कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब मैटर को बनाने का, जैसे ब्रिक एक बड़ी बिल्डिंग को बनाती है वैसे छोटे छोटे एटम मिलके किसी भी मैटर को बना। ठीक है, इतना बात समझ आए। अच्छा, सबसे पहले किसने बताया था ये एटम के बारे में? सबसे पहले तो इंडिया ने ही बताया था। इंडिया के एक ऋषि थे, उनका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, उन्होंने बताया था कि मटीरियल को, मतलब उन्होंने मटीरियल को हिंदी में बोला था पदार्थ को अगर काटते जाओगे तो वो एक छोटा सा लास्ट में एक पार्टिकल बचेगा जिसको हम बोलते हैं परमाणु। हिंदी में क्या बोला उन्होंने? परमाणु बोला। तो एक फिलोसफर थे, वो साइंटिस्ट बोल दो उनको, जिनका नाम था महर्षि कणाद। तो उन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। ठीक है, तो महर्षि कणाद ने एटम के बारे में, इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने बताया। अब यहाँ पे आती है कि एटम्स आगे कट नहीं हो सकते, क्योंकि महर्षि कणाद तो ये बता के गए थे कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप अनकटेबल, मतलब आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं वो आगे डिवाइड हो सकते हैं। ये चीज किन्होंने बताई? आपके जे थॉमसन ने बताई, जो अभी हम देखने वाले हैं। तो एटम्स के भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा जी, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। एक एटम को अगर मैं आगे डिवाइड करूं, देखो मैटर के अंदर छोटे छोटे एटम्स होते हैं। एटम को भी अगर मैं तोड़ूं, एक एटम को अगर तोड़ूं तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिंपल है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसको अभी हम डिटेल में पूरा देखेंगे आगे, तो बस इतना याद रखो। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो अभी पूरा ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स के को तो बताया महर्षि कणाद ने, लेकिन सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको किसने बताया? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को किसने बताया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बात को पता कैसे चला? तो ये जो बात बताई गई वो बताई गई थी आपके जे थॉमसन ने। अब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, या प्रोटॉन होता है कि नहीं होता है, वो हम डेली लाइफ में कैसे देखते हैं? वो हम देखते हैं, आपने कभी देखा है, ऐसा किया होगा, बचपन में किया होगा कि हम एक कॉम्ब लेते थे, स्केल लेते थे, स्केल को हम बालों पे रगड़ते थे और छोटे छोटे जो पेपर के पीसेस होते हैं उनके पास में लाते थे, तो पेपर के पीसेस उससे अट्रैक्ट होते थे, है ना। पेपर पीसेस जो होते हैं वो आपके कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये अट्रैक्ट हो क्यों रहे हैं? तो पक्का कोई ना कोई इनके ऊपर क्या है, चार्ज है, या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है। अभी चार्ज क्या होता है? देखो चार्ज एक तरीके से पावर होती है, बोल दो एक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से चीजें अट्रैक्शन करती है, एक दूसरे की तरफ खींची चली जाती है, या रिपल्शन करती है, एक दूसरे से दूर चली जाती है। तो चार्ज पार्टिकल्स मैटर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बोलते हैं। तो वो हमने डेली लाइफ में इन प्रैक्टिकल्स से देखा होगा। ठीक है, अब हम उन चार्ज पार्टिकल्स में से सबसे जो एटम के अंदर होता है, क्योंकि हर चीज़ एटम से मिलके बनी हुई है, तो सबसे पहली जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसको देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये भाई साहब देख रहे हो आप, भाई साहब नहीं मतलब साइंटिस्ट हैं ये, इनका नाम है जे थॉमसन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। कैसे की? इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली। ट्यूब मतलब क्या होता है, एक कांच की एक ट्यूब लेके एक डार्क रूम में चले गए, अंधेरे कमरे में, और उसके अंदर 2 प्लेटें लगाई, एक प्लेट ऐसे लगाई और एक प्लेट ऐसे लगाई। ठीक है, एक दूसरे की तरफ देखते हुए, और एक हाई वोल्टेज जनरेटर बोल दो या बैटरी लेके चले गए, और यहाँ से एक पंप लगाया जो कि इसके अंदर प्रेजेंट सारी हवा को खींच के सक आउट बाहर निकाल लेगा। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे छोटा सा एक लेयर बनाई किसकी, जिंक सल्फेट की, और अंधेरे कमरे में कर दी बैटरी को चालू। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 चीजें आप ध्यान से देखो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो
जो पॉजिटिव वाली साइड होती है ना, उसको इन्होंने बोला है एनोड। क्या बोला है? एनोड। और नेगेटिव वाली साइड है, उसको बोला है कैथोड। तो यहाँ पे दो टर्मिनल होता है, एक एनोड टर्मिनल होता है, एक कैथोड टर्मिनल होता है। तो इन्होंने देखा कि जो नेगेटिव वाली साइड होता है वहाँ से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं, निकलते 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 वो पार्टिकल्स कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे इस प्लेट पे आते हैं। फिर वो पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाने लग जाते हैं, और पीछे जो इन्होंने जिंक सल्फेट की लेयर बनाई थी वहाँ पे जाके वो टकराने लग जाते हैं। और टकराने के बाद में क्या होता है? वहाँ पे ग्लो होता है। कैसा? ग्रीन कलर का ग्लो। अब इनको लगा यार कि अगर यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लो हो रहा है तो पक्का कोई ना कोई नेगेटिव पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एटम्स के अंदर एक पार्टिकल होता है जो कि नेगेटिव होता है, और उसी नेगेटिव पार्टिकल का नाम क्या दिया इन्होंने? इलेक्ट्रॉन दिया। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की? जे थॉमसन ने की, 1897 में की। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे की? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से की। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। कैथोड रे डिस्चार्ज मतलब इसको कैथोड रे डिस्चार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्चार्ज हो रहा है ना, वो कहाँ से हो रहा है? वो आपके कैथोड से हो रहा है। ये तो हो गई आपके इलेक्ट्रॉन की बातें कि इलेक्ट्रॉन का पता चला कैसे। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि इलेक्ट्रॉन के अंदर मास कितना होता है, इनका चार्ज कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकालते हैं? तो इन्होंने इंपेरिकल चीजों से निकाला मास। कितना होता है मास? देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हमेशा याद रखना है, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। 9.1, ऑलवेज रिमेंबर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, kg में अगर लिखेंगे तो इतना होता है। प्लीज आप इसको याद रखना। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात कर लेते हैं कि चार्ज कितना होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब चार्ज को किस में मेजर करते हैं? देखो, मास को तो केजी में कर लिया कि इतना केजी मास है। चार्ज को करते हैं कूलाम्ब में, और कूलाम्ब का जो यूनिट होता है वो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इलेक्ट्रॉन की तो बात आपने बता दी, अब बात कर लो प्रोटॉन की कि किसने डिस्कवर किया प्रोटॉन, कैसे किया, क्या था पूरा। तो एक साइंटिस्ट थे, ये देख रहे हो आप, इनका नाम था गोल्डस्टीन। ठीक है, 1886 के अंदर कैसे किया? प्रोटॉन पहले पता चल गया था, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का पता चला था 97 में। ये जो ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था वो पहले इन्होंने कर लिया था। तो ये कैसे किया इन्होंने? ये भी वही सेम ट्यूब लेके गए डार्क रूम में, इन्होंने उल्टा किया। यहाँ पे उन्होंने ग्लो देखा जे थॉमसन ने, लेकिन जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने यहाँ पे देखा। कहाँ पे? आपके कैथोड पे। ठीक है, यहाँ पे जिंक सल्फेट लगाया और रेड कलर का ग्लो उनको देखने को मिला। और ये जो प्लेट देख रहे हो, ये जो प्लेट कैथोड प्लेट ली वो परफोरेटेड लिया। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अगर प्लेट को सामने से देखेंगे तो ऐसे होती है। परफोरेटेड का मतलब उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए, जिससे क्या हो, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो सीधे जाके निकले और पीछे टकरा जाएं। तो इनको पता चल गया कि कुछ चीजें क्या होती है, पॉजिटिव जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है। उस पॉजिटिव चार्ज का इन्होंने नाम दिया क्या? प्रोटॉन। सिंपल, यही चीज है। अब प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, दो चीजें आपको प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रखनी है कि ये तो पॉजिटिवली चार्ज होती है। सबसे पहली चीज, मास और चार्ज कितना होता है ना? एग्जैक्टली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास। अगर देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अभी मैं जो चीज लिखने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है। मास कितना होता है प्रोटॉन का? देखो, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये तो हो गया मास। चार्ज कितना होता है? अगर मैं चार्ज की बात करूं तो सिमिलर होता है, बस पॉजिटिव होता है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब। आपको पता है कूलाम्ब में ही हम मेजर करते हैं चार्ज को। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो कहीं पे भी। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मास अलग अलग है दोनों के, लेकिन चार्जेस सेम होते हैं। बस ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है प्रोटॉन में, उसके ऊपर नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन में। तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। न्यूट्रॉन क्या होता है? जेम्स चैडविक आए, उन्होंने देखा कि यार जो एटम के अंदर ना सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके अंदर ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, जो कि एटम को भारी कर देता है, वेट बढ़ा देता है। तो उसका नाम दिया गया है न्यूट्रॉन। देखो, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल एक जैसे नाम लग रहा है, तो वो न्यूट्रल होता है।
ओके, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। ये थे आपके जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं न्यूट्रॉन की, कुछ भी चार्ज नहीं होता है। अगर मैं मास की बात करूं कि एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो जितना प्रोटॉन का होता है ना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखो मास इसका भी सेम है, प्रोटॉन का और इसका सेम है। चार्ज तो होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताई दी। चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ सारी चीज़ें, मतलब तीनों के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे हम मास। इलेक्ट्रॉन का मास दोबारा, चलो पॉज द वीडियो और अपने आप लिखने की कोशिश करो। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो सेम होता है, लेकिन माइनस में होता है, नेगेटिव। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब हम प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन के मास की बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रोटॉन के ऊपर मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। चार्ज कितना होता है, चार्ज सेम होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन पॉजिटिव होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज तो कुछ होता ही नहीं है, चार्ज 0। लेकिन न्यूट्रॉन के मास की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है तीनों, प्लीज। ये चीजें आएंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा एकदम। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई सब पार्टिकल, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थी उनकी बातें कि कैसे मिले, क्या होता है उनके अंदर। अब हम बात करेंगे कि एटम बनता कैसे, एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, कि एटम अपने आप में किस स्ट्रक्चर में मिलता है, किस किसने स्ट्रक्चर को बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले डाल्टन ने एक अपनी थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में बताया था कि एटम जो होता है उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे ऋषि कनाद ने बोला था। लेकिन साइंटिस्ट लोग आए, जैसे जे थॉमसन आए, उन्होंने बोला कि आगे डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद में चैडविक आए, इन्होंने भी बताया। तो डाल्टन और ऋषि कनाद की थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। अब साइंटिस्ट लोगों के पास में चैलेंज ये था कि उनको ये बताना है कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उनको एक अजम्पशन देनी थी, एक स्ट्रक्चर बताना था कि किस तरीके से जमे होते हैं। हाँ, होते तो हैं, ये तो पता है, अब ये बताओ कैसे बैठे होते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो आए के जे थॉमसन। उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन तो बताया, साथ में उनसे लोगों ने पूछा कि ये तो बताओ कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जमा होते हैं। तो उन्होंने बहुत इजीली बता दिया। एक तरबूज को कंपेयर कर दिया एटम से, कि जैसे तरबूज होता है ना, वैसे एक एटम होता है। लोगों ने बोला अच्छा आगे बताओ। उन्होंने बोला कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। मतलब कि इनके जो एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसका रीजन अभी समझाऊंगा मैं। इसलिए बोला जाता है, इन्होंने कुछ ऐसा मॉडल बना के लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया कि भाई मेरा जो मॉडल है वो ये है। तरबूज को काटो तो जो लाल कलर का आपको पार्ट दिख रहा है ना, वो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, और जो छोटे छोटे बीज दिख रहे हैं वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से एटम में भी वो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में होता है और कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं रैंडमली। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली थी, जो कि गलत था, है ना, जो कि ऑफकोर्स आपको पता है कि गलत था, ऐसे नहीं होता है। लेकिन उस टाइम तक इतनी नॉलेज थी नहीं उनको भी, उनका अपना मॉडल था। उसके बाद में अगले साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रदरफोर्ड। ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे। इन्होंने पहले जे थॉमसन की चीज़ को स्टडी किया। उन्होंने बोला चेक करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में होता भी है कि नहीं होता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस चीज़ को चेक करने के लिए गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड की फॉइल मतलब सोने की पतली सी थैली, और एक अंधेरे कमरे में ये भी चले गए। अब देखो जितनी भी चीज़ें करते थे वो अंधेरे कमरे में जाके करते थे, बिकॉज इनको रिसर्च करना होता था और चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता था। और जाने के बाद में ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज़ अ गोल्ड फॉइल, सोने की पतली सी थैली ऐसे रख दी बीच में, और यहाँ पे स्क्रीन लगा दी है ना, ये स्क्रीन लगा दी, इस पे चीज़ें आपको रीडिंग मिलेगी, मतलब रिफ्लेक्शन दिखेंगे। अब यहाँ पे एक मशीन लगा दी। ये जो मशीन है वो क्या करती है, रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। रेडियम की मशीन लगा दी। आप बोल दो कि इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने वाली मशीन लगा दी गई यहाँ पे। और ये जो मशीन है वो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगी, और अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, याद रखना, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। अब अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, गोल्ड फॉइल पे टकरा रहे थे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल जा रहे थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे,
और कुछ किनारे से निकल रहे थे, कुछ वापस आ जा रहे थे, कुछ बिल्कुल 0 डिग्री पे ही वापस आ गए। तो रदरफोर्ड ने देखा कि यार अगर जे थॉमसन की बात सही होती तो पूरे के पूरे गोल्ड फॉइल में ही पॉजिटिव आयन होना चाहिए था। उन्होंने बोला कि पूरे में पॉजिटिव होता है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो सारे के सारे ही पीछे आने चाहिए थे, रिपल करके दूर जाने चाहिए थे। लेकिन ये तो आर पार भी निकल रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो इससे ये बात तो प्रूफ हो गई कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक जगह पे पॉइंटेड सेंट्रेड रहता है, मतलब कि बीच में फंसा होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन इनका जो ड्रॉबैक था वो यही था। इनका ड्रॉबैक देखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो बातें मैंने बोली है उसको मैंने लिख दी है वैसे यहाँ पे। ये चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व की। क्या क्या ऑब्जर्व की? एन एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैंने बोला ना कि इन्होंने ये चीज़ देखी, ऑब्जर्व की हुई चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली चीज़ क्या देखी कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज नहीं फैला होता, एक पॉइंट पे फैला होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ बोली, जो न्यूक्लियस होता है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, मतलब कि ये पॉजिटिव है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तीसरी चीज़ क्या बोली? देखो ये बुकिश लैंग्वेज है, मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुकिश लैंग्वेज होती तो बुक में नहीं पढ़ लेते। अगर आप बुकिश लैंग्वेज में समझने में इंटरेस्टेड होते तो वीडियो क्यों देखते? ठीक है, आप मेरी बात समझ लो। इस वीडियो को अगर आपने 2-3 बार देख लिया कान में लगा के, मेरी गारंटी है आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, और हाँ, यहाँ तक पहुँच गए तो यार प्लीज़ है ना, एक बार सब्सक्राइब मार दो फट से, और लाइक भी कर दो। सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, क्योंकि उससे ना मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊंगा। अब आगे तीसरी बात क्या बोली गई, जो एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है बॉस? इसका मतलब है कि इसके अंदर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव मिल जाता है तो क्या हो जाता है? चीज़ें न्यूट्रल हो जाती है। क्या हो जाती है? चीज़ें न्यूट्रल हो जाती है। नेक्स्ट चीज, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल दी इन्होंने। जे थॉमसन बोल के गया था कि पूरे में ना ऐसे 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 पॉजिटिव चार्ज भरे होते हैं। इन्होंने बोला नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो एक सेंटर में होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बस कहीं पे भी लगाते हैं, ये नहीं बताया कहाँ लगाते हैं, लगाते हैं। और जो बाकी की जगह होती है वो खाली होती है। ये चीज़ बोली रदरफोर्ड ने। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने कमरे में लगा लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार 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 आता है। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या थे? देखो, रदरफोर्ड ने बहुत अच्छी बातें बोली कि भाई सेंटर में होता है आपका एटम, लेकिन इनका ये स्टेबिलिटी को बताने में ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब समझाता हूँ। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन घूमता है, इन्होंने कहाँ घूमता है ये नहीं बताया। अब लोगों ने बोला कि अच्छा इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो घूमता 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 वो आके भिड़ जाएगा किससे? न्यूक्लियस से, और ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस आके भिड़ जाएंगे, न्यूक्लियस में घुस जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो बचेगा ही क्या एटम में? तो इन्होंने बोला आगे इनसे कोई जवाब आया नहीं, बस इतना बता के ये तो चल दिया। उसके बाद में आया नील्स बोर। ठीक है, बोर्स मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल। ये वो मॉडल है जिसको आज हम फॉलो करते हैं। इन्होंने एक एक चीज को अच्छे से डिस्क्राइब किया। इन्होंने बोली पहली बात, जो एटम होता है वो 3 पार्टिकल से मिलके बना होता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन से, पता है हमको। प्रोटॉन से, हाँ ये भी पता है। न्यूट्रॉन से, ये भी पता है। आगे, द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन स्मॉल न्यूक्लियस। ये बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो प्रोटॉन होता है, ये न्यूक्लियस है मान लो, इसमें न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। ये चीज़ इन्होंने बोली। तीसरी चीज़ क्या बोली? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड, ये चीज़ ही तो नहीं बताई थी रदरफोर्ड ने, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इन्होंने जो बोला वो बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। ऐसे नहीं रैंडमली नहीं घूमते, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड शेल में, ठीक है, घूमते हैं। देयर इज लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एनर्जी लेवल। देखो ऐसे ऐसे ऑर्बिट्स में घूमते हैं ना, तो उन ऑर्बिट्स का ना एक लिमिट होता है कि इस वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 8 होंगे, ऐसा नहीं इसमें 1000 बढ़ दिए, इसमें 10। इन्होंने बोला फिक्स्ड नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक ऑर्बिट में। उसके बाद में उन्होंने बोला देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग। मतलब वो घूमते रहते हैं, तो अपनी ना तो एनर्जी को लेते हैं ना देते हैं, बस घूमते रहते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलो अभी इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ फटाक से। नील्स बोर ने बोला कि जो एटम होता है उसका एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन होता है उस एटम का, और प्रोटॉन होता है। उसके चारों तरफ इस तरीके से ऑर्बिट्स होते हैं। उन ऑर्बिट्स में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहले में 2 होते हैं, दूसरे में फिर 8 होते हैं,
और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो कोई भी एनर्जी लूज नहीं करते हैं। ये चीज़ें बस बोली, मैंने समराइज कर दी चीज़ों को। अब बात करते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड किया जाता है? तो देखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, जितने प्रोटॉन उसके अंदर होंगे उनको ही उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे देखो Na है, Na क्या है? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन विल बी 11। अगर मैं बोलूँ सोडियम है, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अब मजे की बात है, जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन भी उतने होते हैं क्या? नहीं, न्यूट्रॉन उतने नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैन बी सेम। ओके, तो यहाँ पे बात आती है कि एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड किया जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। कोई भी पूछे किससे डिसाइड किया जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, एटॉमिक मास का मतलब समझाता हूँ। सम कर दो चीज़ों का, किसका? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। देखो, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में जोड़ दिया तो आपका एटॉमिक मास आ जाएगा किसी भी एटम का। सिंपल। अब एक और चीज, एक और क्वेश्चन आ सकता है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ये बताओ कि एक एटम का एटॉमिक मास किस चीज पे डिसाइड करता है? ऑप्शन देता हूँ, एटम के न्यूक्लियस पे या ऑर्बिट्स पे। एटॉमिक मास जो होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और मेरा क्वेश्चन है कि किसी भी एटम का मास किस चीज पे डिसाइड करता है? ऑप्शन ए, उसके न्यूक्लियस पे या फिर उसके ऑर्बिट्स पे। ये ऑर्बिट्स हैं। पॉज द वीडियो और कमेंट में जल्दी लिखो। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर, मतलब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है, अगर उसमें आप न्यूट्रॉन को प्लस कर दोगे ना, जैसे मैंने बताया आपको कि मास इज नथिंग बट, एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, तो मास इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपने लिख दिया होगा नीचे आंसर आपका। किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, किस तरीके से अरेंज रहते हैं। चलो इसको अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला जो चीज होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और फिर होता है प्रोटॉन। अब यहाँ पे होता है पहला ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब पहली शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। और उसके बाद होता है आपका सेकंड ऑर्बिट। क्वेश्चन आएगा कितने ऑर्बिट होते हैं? देयर कैन बी इन्फिनिटी ऑर्बिट, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे पता चला सर आपको? बेटा वहां पे एक ना फॉर्मूला लग, उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? 2n²। n क्या होता है यहाँ पे? n इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन से नंबर का ऑर्बिट है? पहला है 2 1², 2 1 जा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैं बात करूँ दूसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे, तो 2 n की जगह 2² कितने आएंगे? 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से तीसरे में देखोगे आप तो 2 3², तो यहाँ पे 18 आएंगे। ठीक है, तो तीसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे? 18 आएंगे। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि किस तरीके से, इस तरीके से अरेंजमेंट होती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और वैलेंसी की, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है किसी भी चीज़ का और वैलेंसी क्या होती है। देखो, आपको सबसे पहले अगर नहीं याद है तो ये 20 आपको ये याद करने पड़ेंगे। प्लीज़ आपको ये याद करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 2 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरीके से बिल्कुल सीरियल वाइज याद करने पड़ेंगे, है ना। बार बार प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें बड़ा। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 होता है, इसका 3 होता है, इस तरीके से होता है एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सीरियल से, इसीलिए बोल रहा हूँ। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे गए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सोडियम की, सोडियम कौन से नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। तो Na, अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर? यहाँ पे ये पहला तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, और ये होता है इसका ऑर्बिट। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले में 2 आएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने आएंगे? 11 में से 2 चले गए तो कितने बचे हैं आपके? बचे हैं सिर्फ 9। तो फिर आएगा आपका कितने इलेक्ट्रॉन? इसके बाद 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि दूसरे में 8 आते हैं, हमने देखा था 1 2 3 4
5 6 7 8। अब देखो 8 आ गया, 2 10 आ गया। फाइनल ऑर्बिट में आने चाहिए 18, लेकिन बचा ही आपके पास कितना है? एक बचा है। सोडियम के पास बचा ही एक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, किसी भी एटम को जिंदा रहने के लिए कोई भी एग्जिस्ट एटम तभी करेगा जब उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली जितने चाहिए ना उतने होंगे। चाहिए तो 18 चाहिए, एक तो है तो 17 चाहिए। या तो ये 17 ले ले या ये एक को दे दे। कौन सा काम करना इजी है? एक को देना इजी है तो एक को दे देता है ये। जिसमें एनर्जी कम लगे एटम भी वही काम करता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? कहाँ जाएगा? घूमेगा हवा में? नहीं। जब कोई इसके पास आएगा जिसको जरूरत होगी, क्लोरीन आया फट से दे दिया। ठीक है, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर जो वैलेंसी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 1। तो जो वैलेंसी होती है वो कितनी हो जाती है? 1। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये वैलेंसी प्लस में 1 होगी कि माइनस में 1 होगी? सोचो सोचो, पॉज द वीडियो, कमेंट करो। आपको लगेगा माइनस में होगी, लेकिन नहीं, ये पॉजिटिव 1 होगी। ठीक है, कितनी होगी? पॉजिटिव 1। ऐसा क्यों? ये तो लूज कर रहा है। यही तो बात है। अगर आप किसी को कर्ज देते हो तो आपके ऊपर थोड़े ना कर्ज आया हुआ है, आपने तो दिया है, कभी भी ले सकते हो। तो इसी तरीके से आप तो प्लस में चल रहे हो, तो इसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो पॉजिटिव 1। अगर ये लेता तो -1 हो जाता। समझ गए? तो वैलेंसी कितनी होगी? +1। तो वैलेंसी समझ आया क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आया क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो, पहले ऑर्बिट को हम k ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? k ऑर्बिट। दूसरे को kl, तीसरे को m, इस तरीके से n, o, p, q, r, s, t ऐसे बोलते हैं। तो k ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। l में कितने आए बताओ? 8। m में कितने आए बताओ? ओनली 1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस, और कुछ भी नहीं है। देयर इज नो रॉकेट साइंस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है 20। नेक्स्ट इज, एक और मैं आपसे पूछता हूँ, एल्यूमिनियम का बनाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर है 13। पॉज द वीडियो और पेपर पेन उठाओ और बना के देखो। सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। पहला ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में दूसरा ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे तीसरे में 18 चाहिए होते हैं, लेकिन है तो 3 ही। या तो ये 15 ले ले, सॉरी 3 आएंगे। या तो ये 3 दे दे या 15 ले ले, तो ऑफकोर्स 3 दे देगा आपको। फिर बताओ वैलेंसी कितनी होगी इसकी? वैलेंसी का मतलब होता है अपना आउटर मोस्ट शेल भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाते हैं उनको वैलेंसी बोलते हैं। तो क्या होगी वैलेंसी? प्लस का 3। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? k l m। तो k में कितने हैं? 2, l में कितने हैं? 8, और m में कितने हैं? 3। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक एक्सेप्शन मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, पोटेशियम का और कैल्शियम का। वैसे आपको याद नहीं रखना है, फिर भी बता देता हूँ। ये एक ऐसे हैं जिनमें तीसरे ऑर्बिट में भी 3 ही, 18 आना चाहिए ना वैसे तो, लेकिन तीसरे ऑर्बिट में ये दोनों एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें तीसरे ऑर्बिट में भी 8 ही आते हैं। तीसरे ऑर्बिट में 8 आते आने तो 18 चाहिए, लेकिन 8 ही आते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, सोडियम की वैलेंसी कितनी थी? 1। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? +1। और एल्यूमिनियम की कितनी देखी अभी हमने? +3। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी वो नंबर होता है जितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, है ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम बात करेंगे कोवैलेंसी में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोवैलेंसी। कोवैलेंसी होती क्या है और जरूरत क्या पड़ी कोवैलेंसी की? देखिए, कोई भी 2 एटम है, जैसे ऑक्सीजन है, आपने देखा होगा ऑक्सीजन को O नहीं लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। देखा होगा, पक्का आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। क्यों लिखते हैं भाई? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो अपने आप से ही मिल जाता है, अपने से ही दूसरे को मिला लेता है। कैसे मिला लेता है? समझ नहीं आया? देखो यार, मैं अभी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक चीज आपको समझ आएगी, कभी गलत नहीं करोगे। केमिस्ट्री में ना मजा आ जाएगा पढ़ने में। ऑक्सीजन जो होता है ना, वो ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, ये एक एटम बनाता हूँ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, पहले में 2, बचे कितने? 6, दूसरे में 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक है, ये एटम ऑक्सीजन का एक एटम है। दूसरा अगर मैं बनाऊं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, पहले में 2, दूसरे में आपका 6, 1 2 3 4 5 6। कितने चाहिए इसको? इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए बताओ? इसको चाहिए 2, इसको कितने चाहिए? 2।
तो ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा ये 2 मेरे को दे दो और मेरे भी 2 आप ले लो। अब ध्यान से देखो, इस वाले ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8 हो गया। इसने ये 2 ले लिया और इसने ये 2 ले लिए, तो इसको ही बोलते हैं कोवेलेंट, एक दूसरे से लेके और जिंदा रहना। अब हम बात करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप। आइसोटॉप होते क्या हैं? देखिए, 2 चीजें होती है, एक होता है आइसोटॉप, एक होता है आइसोबार। तो आइसोटॉप जो होते हैं वो ऐसे एटम होते हैं जिनके जो एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं, है ना। मासेस विल बी डिफरेंट। अच्छा, ऐसे कैसे होता है? कोई एग्जाम्पल भी होगा, ऐसे थोड़ी ना हम कुछ भी रैंडमली बोल देंगे। यस, देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ आइसोटॉप की, देखो आइसोटॉप 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल आइसोटॉप होता है और एक होता है आपका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। ठीक है, रेडियो एक्टिव तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम तो सिर्फ नॉर्मल आइसोटॉप के बारे में बात करते हैं। तो देखो, क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन 2 तरीके के क्लोरीन पाए जाते हैं। एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखोगे तो कितना होता है, 17। कितना होता है, 17। तो एटॉमिक नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं, नीचे इस तरीके से। इसका भी 17 होगा, इसका भी 17, लेकिन मास जो होगा वो होगा एक का 35, एक का होगा 37। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे का आइसोटॉप है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आइसोटॉप क्या होते हैं? अब बात करते हैं हम आइसोबार। जस्ट उल्टा, आइसोटॉप का जस्ट पकड़ के उल्टा कर दो तो उसको हम आइसोबार बोलते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल होगा, आइसोबार का कोई भी अगर एग्जाम्पल ले तो क्या होगा? तो देखो, आइसोबार का आप एग्जाम्पल ले सकते हो जिनके एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो। जैसे आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18 लेकिन मास होता है 40। सिमिलरली कैल्शियम जो होता है ना आपका, उसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास होता है 40। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो आइसोबार, अब दिमाग में आ रहा होगा यार जो मास होता है वो ऐसे क्यों होता है? तो बेटा इनके न्यूट्रॉन्स में फर्क होता है, बस इसलिए होता है ऐसा। तो ये दोनों जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो, अलग अलग हो। नंबर नीचे की देखो यार, ये कोई भी एक्स, आपका कोई भी एक्स क्या है, मान लो कोई एलिमेंट को लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ। ये एलिमेंट है, नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखते हैं, एटॉमिक मासेस। ये भाई आपको याद रखना है। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक ठोक दो फटाक से, सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन तो उसी से मिलता है। धन्यवाद।